हेलो गाइस। तो आज से मैं आप सभी को क्लास 12th के फिजिक्स का रिवीजन करवाने वाला हूं। और ये रिवीजन मैं पहला चैप्टर से ही करवाऊंगा। पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे करके करवाऊंगा, यानी एक एक करके। और मैं नोट्स से इसलिए रिवीजन करवा रहा हूं कि ताकि कम टाइम में आपका जल्दी से ज़्यादा रिवीजन हो पाए। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते, पहला चैप्टर देखते हैं क्या है हमारा। पहला जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। ठीक है, तो इसमें क्या देखिए, ये जो पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर फिजिक्स का है ना, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एक यूनिट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट से लिया गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब ही आप सबको पता होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंतर्गत आता है ये पहला और दूसरा चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है इलेक्ट्रो, एक तरह से आप समझ सकते हैं। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है चार्ज, और स्टैटिक मतलब क्या होता है एटरेस्ट। एटरेस्ट मतलब इस चैप्टर में और दूसरा चैप्टर जो हमारा रहेगा, इन दोनों चैप्टर में जो हम चार्ज को, रुके हुए चार्ज के बारे में अध्ययन करेंगे, रुके हुए चार्ज के बारे में अध्ययन करेंगे, इसलिए इसका नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, तो खैर देखिए इसमें क्या है कि पहले चैप्टर का नाम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, तो पहले थोड़ा सा आवेश के बारे में जान लेते हैं। आवेश क्या होता है? क्या आवेश? चार्ज बोलते हैं इसको, है ना। इसको डिनोट किससे करते हैं? क्यू से। चार्ज को किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। तो आवेश के बारे में जान लेते हैं कि आवेश क्या होता है। आप सभी को पता होगा कि देखिए इस आवेश को आप कई तरीके से डिफाइन कर सकते हो। आवेश जो है ना, आवेश एक मटेरियल या पदार्थ का गुण होता है, ऐसा गुण होता है जिसके कारण विद्युतीय एवं चुंबकीय प्रभाव दोनों को उत्पन्न करता है। आपको ये तब फील होगा जब आप विद्युत क्षेत्र में पहुंचोगे, तब पता चलेगा कि अच्छा आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है ना। और उस विद्युत क्षेत्र में कोई दूसरा चार्ज आता है तो उस पर क्या लगता है? फोर्स लगता है, बल आरोपित होता है। और दूसरा आवेश की वजह से ही, जब आप मैग्नेटिज्म पढ़ोगे तो उसमें पता चलेगा कि आवेश की वजह से ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चूँकि होता क्या है कि आपने 10th क्लास में पढ़ रखा होगा कि जो आवेश है जब चार्ज फ्लो करता है तो करंट बनता है, और करंट कैरिंग वायर या कोई भी धारावाही लूप या कोई भी धारावाही चालक अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न करता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि यानी आवेश की वजह से क्या क्या उत्पन्न होता है? विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होता है और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। दोनों चीज़, यानी कि विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव दोनों को प्रदर्शित करता है चार्ज। अच्छा, एक चीज़ और ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे मान लो कि पेन है हमारे पास, इस पेन को हम क्या करते हैं? बाल पे रब करते हैं, और बाल पे रब करने के बाद हम यहाँ से कागज़ के टुकड़े को, यहाँ से छोटे छोटे 4-5 कागज़ के टुकड़े ले लेंगे, छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े ले लेंगे। और छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े को अगर हम यहाँ पर, है ना, बाल से पेन को रब करने के बाद उस कागज़ के टुकड़े के पास जब हम पेन को ले जाते हैं तो क्या होता है? इस पेन से वो कागज़ के टुकड़े क्या होने लगते हैं? चिपकने लगते हैं। क्यों चिपकने लगते हैं? इससे पहले अगर मैं बाल से बिना रब किए अगर चिपकाता तो नहीं चिपकता, लेकिन जैसे हमने बाल से रब करके, है ना, इसको यहाँ पे जैसे लाया तो कागज़ के टुकड़े क्या होने लगे? चिपकने लगे। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब होता है कि ये जो पेन है, जैसे ही बाल से रब किया गया, यानी कि रगड़ा गया, तो ये जो पेन है ना, ये चार्ज हो गया है। चार्ज अब या तो पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो ये बॉडी क्या हो गया? ये जो पेन है ये चार्ज हो गया। अब चार्ज होने की वजह से ये क्या करने लगा? जो ये कागज़ के टुकड़े हैं उस कागज़ टुकड़े पे क्या लगाने लगा? फोर्स लगाने लगा। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं। इसका ये मतलब हो गया कि कोई भी चार्ज बॉडी किसी भी चार्ज दूसरी बॉडी को, है ना, किसी भी दूसरी बॉडी को या तो वो आकर्षित करता है या फिर विकर्षित करता है। हम ये कह सकते हैं, या तो वो आकर्षित करता है या फिर विकर्षित करता है। तो इसको ऐसे भी बोला जाता है आवेश को, आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण किसी दूसरे वस्तु पर बल आरोपित होता है ना। अब बल जो होगा वो आकर्षण या विकर्षण दोनों का हो सकता है। समझ में आया? आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण किसी दूसरी वस्तु पर बल आरोपित होता है। ठीक है, अब तो ये तरीका से बोलो, या आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युतीय एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। ठीक है, अब छोटी छोटी बातें आप जान लीजिए आवेश के बारे में कि आवेश का जो एक फार्मूला होता है जी, कि अब आप पहले ही 10th क्लास में पढ़ रखा होगा आप लोगों ने। धारा बराबर क्या होता है? आवेश बटे धारा बराबर आवेश बटे समय। धारा बराबर क्या होता है? आवेश बटे समय, आवेश बटे समय। ठीक है, और आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको शॉर्ट में लिखें तो Q/T। अब यहाँ से फार्मूला क्या हो जाएगा? Q इक्वल टू टी को इधर ले आते हैं तो I इंटू टी नहीं हो गया? आवेश का क्या हो गया? आवेश बराबर धारा गुना समय। अब देखिए एक चीज़, तो ये तो हमारा फार्मूला निकल आया ना। यहाँ से 2-4 बातें निकाल अभी हम सीखेंगे। अच्छा, पहले आवेश देखिए, आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक कूलम होता है। क्या होता है? एसआई मात्रक। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम। क्या होता है? कूलम। आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है, इसको सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, आवेश को छोटे पैमाने पे भी मापा जाता है, जैसे मिली कूलम हो गया, माइक्रो कूलम हो गया, नैनो कूलम हो गया, ये सब होता है। पिको कूलम हो गया, फर्मी कूलम, तो ये सब होता है मिली कूलम, माइक्रो कूलम, नैनो कूलम, छोटे पैमाने पे। क्योंकि 1 कूलम चार्ज बहुत बड़े चार्ज होते हैं। ठीक है, मिली का मतलब क्या होता है? 10⁻³ कूलम। माइक्रो का मतलब क्या होता है? 10⁻⁻6 कूलम। नैनो का मतलब क्या होता है? 10⁻⁹ कूलम। ये सब होता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखना बस। ठीक है, अब इसके बाद सीजीएस पद्धति में भी चार्ज का मात्रक होता है। सीजीएस पद्धति में ये एसआई सिस्टम में था।
एसआई सिस्टम में आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। ठीक है, सीजीएस पद्धति में जो आवेश का मात्रक होता है ना, वो आपको याद रखना है, ईएसयू बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? ईएसयू। चार्ज का मात्रक क्या होता है? ईएसयू। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, अब यहाँ देखिए 1 ईएसयू इज इक्वल टू 1 कूलम इज इक्वल टू होता है 1 कूलम इज इक्वल टू होता है 3 × 10⁹ ईएसयू। आपको ये याद रखना, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ ईएसयू। अगर आपको 1 ईएसयू इज इक्वल टू पूछ दिया कूलम में, तो आप क्या करोगे? इसको उधर भेज दोगे, है ना। ये चूंकि 1 कूलम बराबर कितना होता है? 3 × 10⁹ ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अब यहाँ से 1 ईएसयू निकालो तो ये इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 1/3 × 10⁹ कूलम। ठीक है, आप चाहो तो इसको इसे ऊपर भी भेज सकते हो, तो 1/3 × 10⁻⁹ कूलम। ये हो गया 1 ईएसयू इज इक्वल टू। इसको आप लोग याद रखना है। ठीक है, आवेश एक अदिश राशि। आवेश कौन सी राशि है? अदिश राशि। आवेश एक अदिश राशि, आवेश एक अदिश राशि है। ठीक है, चार्ज का एक इसकी अदिश राशि है। ठीक है, अब चार्ज की बीमा, एक चीज़ और ये भी एक बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, आवेश की बीमा क्या होगी? आवेश की बीमा, आवेश की बीमा। तो जो आवेश की बीमा होती है ना, मैं एक बार बीमा के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को देना चाहूँगा। जिसको नहीं आता, जिसको आता है वो उनके लिए तो बहुत अच्छा है, जिसको नहीं आता उसके लिए मैं समझा दे रहा हूँ, एक बार यूज कर रहा हूँ कि बीमा के लिए हम ना, बीमा के लिए हम यूज करते हैं एम, एल, टी और ए जनरली, है ना। एम किसके लिए यूज करते हैं? द्रव्यमान के लिए, मास के लिए। एल किसके लिए यूज करते हैं? लेंथ के लिए, लंबाई के लिए। टी किसके लिए यूज करते हैं? टाइम के लिए, समय के लिए। ठीक है, एक है धारा, करंट के लिए। किसके लिए? करंट के लिए। ठीक है, अब देखिए मास का, द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है? केजी। लेंथ का मात्रा क्या होता है? मीटर। टाइम का मात्रा क्या होता है? सेकंड। और धारा का मात्रा क्या होता है? एम्पियर ही होता है। कहीं कहीं पे एक जगह पे आई भी यूज कर लिया जाता है। ठीक है, तो अब एक चीज देखिए, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? जैसे मान लेते हैं कि एक वेग का ले लेते हैं। वेग, वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन का मात्रा क्या होता है? मीटर। समय का मात्रा क्या होता है? सेकंड। तो अब एक चीज देखिए, विस्थापन जिसका मात्रक मीटर होता है उसके लिए हम बीमा में क्या यूज करते हैं? एल। सेकंड के लिए क्या यूज करते हैं? सेकंड के लिए, ये सेकंड है ना, टाइम के लिए, तो टाइम के लिए क्या यूज करते हैं? टी। तो क्या हो गया? एल टी। टी को ऊपर भेज देंगे तो एल टी की पावर -1, और इसको बड़ी ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। तो ये हो गया किसकी बीमा? वेग की बीमा। सूत्र हो गई है ना। बीमा के लिए तो ऐसे ये पावर जो होता है उसी को बीमा बोलते हैं, लेकिन ये किसकी बीमा हो गई? वेग की बीमा हो गई। ठीक है, अब देखिए वेग की बीमा हो गई। अब वेग के बाद देखिए, अब बता रहे त्वरण। त्वरण की बीमा क्या होती है? त्वरण, त्वरण का मात्रक सबसे पहले सबको पता होगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। या आप समझ सकते हो वेग, त्वरण बराबर क्या होता है? वेग बटे समय। तो इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब एक चीज देखिए, मीटर के लिए एल, सेकंड के लिए टी, तो टी का स्क्वायर हो जाएगा, टी ऊपर चला जाएगा तो एल टी की पावर -2, एल टी की पावर -2। तो किसकी बीमा होगी? त्वरण की। अब एक चीज देखो, बल की बीमा अगर आपको निकालना है तो बल की बीमा क्या हो जाएगी? बल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान के लिए क्या लेते हैं? एम। द्रव्यमान के लिए क्या लेते हैं? देखिए द्रव्यमान के लिए क्या लेते हैं? द्रव्यमान के लिए देखिए यहाँ पे एम, द्रव्यमान के लिए एम, और त्वरण का अभी ऑलरेडी मैंने निकाल रखा है कितना? एल टी की पावर -2। तो देखिए बल की बीमा कितनी हो गई? एम एल टी की पावर -2। तो बल की बीमा क्या होती है? एम एल टी की पावर -2। तो ये आपको याद रखना है। जिसको नहीं आया, बस मैं ये कॉन्सेप्ट एक बार समझा दिया हूँ आपको, एक बार है ना। जिसको नहीं आया तो 2-3 बार देखना, है ना, समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद चलिए अब इधर शुरू करते हैं, क्योंकि बीमा हर जगह हर एक बार एग्जाम में पूछा जाता है। बीमा इंपॉर्टेंट है 12th के एग्जाम के लिए। तो चलिए अब देखिए नेक्स्ट, अब इसमें क्या है, तो चलिए इधर साइड में हम लेते हैं। तो अब आवेश की बीमा क्या होगी? तो आवेश का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे देखिए बता रखा है। आवेश का फॉर्मूला क्या? Q बराबर आई टी, क्योंकि आवेश बराबर क्या? धारा गुना समय। तो आवेश का फॉर्मूला है Q बराबर आई इंटू टी। आई के लिए हम क्या लेते हैं? धारा के लिए ए, समय के लिए टी। तो आवेश की बीमा क्या हो गई? ए टी। आवेश की बीमा क्या होगी? ए टी। ठीक है, अब देखिए, चलिए अब इसमें नोट्स में पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। चलिए इधर देखिए, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। छोटे पैमाने पर इसे माइक्रो कूलम, मिली कूलम भी, मतलब छोटे पैमाने पर इसे मापा जाता है। आवेश एक अदिश राशि है। इसका सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट कहते हैं, है ना। 1 कूलम इक्वल होता है 3 × 10⁹ ईएसयू। 1/10 ए बी कूलम भी, ये भी मात्रक आ जाता है। ठीक है, बीमीय सूत्र का मतलब बीमीय सूत्र क्या? आवेश के बीमीय सूत्र, आवेश के बीमीय सूत्र क्या? एटी होता है। अब 2 टाइप के चार्ज होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। सबको पता होगा पॉजिटिव क्या करेगा, है ना, समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित करता है और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है। बस ये हो गया। तो लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, आपको याद रखना है कि पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेगा? पॉजिटिव देखिए यहाँ पे लिख दिया ना, सब कुछ लिख दिया। पॉजिटिव या नेगेटिव मतलब क्या हो गया? लाइक चार्ज क्या करता है? रिपेल टू ईच अदर। ठीक है, अब यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो गया? अनलाइक चार्ज, असमान आवेश एक दूसरे को क्या करता है? आकर्षित करता है। बस ये बात याद रखनी है। अब चलिए देखिए, आवेश के कुछ गुण होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। क्या है गुण?
आवेश स्थानांतरणीय होता है, मतलब चार्ज जो होता है ना, चार्ज जो होता है वो ट्रांसफॉर्मेबल होता है, मतलब एक बॉडी से आवेश को क्या किया जा सकता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर किया जा सकता है। यही इसका मतलब हो गया कि चार्ज क्या होता है, चार्ज कैन बी ट्रांसफॉर्मेबल, है ना, चार्ज को हम एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। पहला गुण ये हो गया। दूसरा, आवेश सदैव द्रव्यमान बद्ध होता है, मतलब क्या है, चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास, मतलब चार्ज हमेशा द्रव्यमान के साथ होता है, बिना द्रव्यमान का चार्ज, इसका ये मतलब हो गया कि बिना द्रव्यमान का चार्ज नहीं रह सकता है। जैसे कि द्रव्यमान जो है ना, द्रव्यमान बिना चार्ज का हो सकता है, पर बिना द्रव्यमान का चार्ज कभी भी नहीं हो सकता, इसका ये मतलब हो गया। समझ में आया? तो कहीं पे अगर चार्ज है तो समझ लीजिए उसमें द्रव्यमान होना ही होना है, ठीक है। तो चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते क्या है। और एक बात ये याद रखना कि यह आवेशित कण के वेग पर निर्भर नहीं करता, ये स्पीड पर निर्भर नहीं करता है। कौन? चार्ज। जैसे मान लो हमारे पास ये पेन है, ये क्या पेन है, ये पेन, ये जो पेन है ना, ये पेन हम कह रहे हैं कि इस पेन पे मान लेते 10 कूलम चार्ज है। कितना चार्ज है? 10 कूलम। और अभी ये पेन रेस्ट में है, किस में? ये पेन अभी रेस्ट में है। अब ये मान लो कि ये पेन अगर चलने लगे और ये पेन चलने लगे तो इसका क्या 10 कूलम से 20 कूलम हो जाएगा, या मतलब 10 से 5 हो जाएगा? नहीं, जितना इस पर, अगर ये रेस्ट में 10 कूलम चार्ज है ना, तो ये जब चलने भी लगेगा तो इस पर चार्ज कितना होगा? 10 कूलम ही होगा। इसका मतलब ये होता है, मतलब चार्ज जो है ना वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। तो यही इसका ये मतलब हो गया कि आवेश यह आवेशित कण के वेग पर निर्भर नहीं करता है। चार्ज डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है, ये बात याद रखनी है। अब देखिए इसमें चार्ज और आवेश में कुछ कंपैरिजन है। कंपैरिजन क्या है कि यह पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। चार्ज जो होता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टाइप का हो सकता है, बट जो मास होता है ना, द्रव्यमान, वो हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। आवेश स्पीड पर निर्भर नहीं करता है, अभी बताया, आवेश स्पीड पर, चार्ज पर डिपेंड नहीं करता, जबकि मास जो है वो स्पीड पर निर्भर करता है ना। इसके लिए एक फार्मूला है, ये रिलेटिविस्टी का, क्या है, रेस्ट मास का फार्मूला होता है m=m0/1 - ये c² 1/, ये फार्मूला होता है ना। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है ये, है ना, एक फार्मूला है m=m0/1 - b²/c²। v क्या है? स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, और m क्या है? m0 क्या है? रेस्ट मास, रुका हुआ मास, और ये हो गया बॉडी, मतलब ऑब्जेक्ट की मास, मतलब मूविंग मास एक तरह से बोल सकते हो। और v क्या है? स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो अब यहाँ पर यही है ना, जब यहाँ पे देखो ये क्या? स्पीड ऑफ लाइट है, ये बहुत ज़्यादा होता है ना। स्पीड ऑफ लाइट के करीब कोई भी ऑब्जेक्ट की स्पीड तो पहुँच सकती नहीं है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा, ये बहुत कम। तो बहुत ज़्यादा को बहुत कम से डिवाइड करोगे तो बहुत कम मान आएगा, और 1 से बहुत कम आएगा। अब देखो ये बहुत कम है, 0.0 समथिंग आएगा, बहुत कम। अब 1 में से घटा दोगे इसको तो बहुत ही कम आएगा, उसका रूट निकालोगे तो और भी कम होगा, और बहुत ही कम मान से अगर इसको डिवाइड करोगे ना तो ओवरऑल इसका फ्रैक्शन क्या होता है? बढ़ जाता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि आपको ये याद रखना है कि किसी भी मूविंग बॉडी का जो मास होता है उसके रेस्ट मास से ज़्यादा होता है। अगर मान लो हम लोग स्थिर है तो हम लोग का मास अगर 50 kg है, तो अगर हम लोग दौड़ने लगे तो हो सकता है 50 से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, 50.2 kg, 50.3 kg, 50.5 kg, ऐसे हो जाएगा। मतलब किसी भी, बस ये बात याद रखनी है कि स्थिर वस्तु का द्रव्यमान हमेशा उसके गतिशील द्रव्यमान से कम होता है, ठीक है। तो ये बात याद रखनी, बस यही था इसका कंपैरिजन। चलिए पहला पेज खत्म, एक बार देख लीजिए आप लोग इसको सही से, अगर आप चाहे तो आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए देखिए ये हो गया, फिर थोड़ा और आगे कर देते हैं। ये रहा हमारा पहला चैप्टर। अब देखिए दूसरा पेज। अब इतना जल्दी दूसरा चैप्टर कैसे होता, अभी तो शुरू ही हुआ है। अब नेक्स्ट क्या देखिए, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। क्या है? आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत आपने सुन रखा होगा कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है? आवेश को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ आवेश को एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर किया जा सकता है। इसका मतलब है जो किसी भी बॉडी का, किसी भी सिस्टम का जो चार्ज होता है ना, वो क्या होता है? हमेशा संरक्षित रहता है। क्या रहता है? संरक्षित रहता है। तो यही है इसका सिद्धांत, याद रखना। कभी कभी 2 नंबर में पूछ देता है आवेश संरक्षण का सिद्धांत को लेके, जैसे होता है ना ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ऊर्जा को ना ही बनाया जा सकता, ना ही नष्ट किया जा सकता, सिर्फ उसको एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है ना। तो वही यहाँ भी वही है कि वहाँ पे था एनर्जी का कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना, यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बस थोड़ा सा अंतर है कि आवेश को ना ही बनाया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ इसको एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर किया जा सकता है। मतलब किसी भी सिस्टम का जो चार्ज होता है ना वो कंजर्व होता है। तो वही याद रखना कि चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, है ना। चार्ज इज कंजर्व द सिस्टम, ऑल द सिस्टम। अब देखिए ये है, बस ये याद रखना है। अब इसके बाद आवेश का क्वांटीकरण, ये क्या कहता है? तो एक चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, क्वांटीकरण क्या लिखा है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है इधर, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्या होता है देखिए मैं बता रहा हूँ, क्वांटाइज का क्या मतलब होता है, पहले एक बार
पहले एक बार आप समझ लीजिए क्वांटाइज का क्या मतलब होता है। क्वांटाइज है ना, क्वांटीकृत हिंदी में बोलते हैं क्वांटीकृत। तो क्वांटीकृत का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो कि किसमें हो, फिक्स्ड अमाउंट में हो, किसमें हो, फिक्स्ड अमाउंट में अवेलेबल हो, किसमें अमाउंट हो, फिक्स्ड अमाउंट में अवेलेबल हो, उसको बोलते हैं क्वांटाइज, अवेलेबल हो। ये बात याद रखना है कि कोई भी चीज़ जो कि फिक्स्ड अमाउंट में अवेलेबल है उसको क्या बोलते हैं, क्वांटाइज, है ना। इसका यहाँ पे क्या लिखा, आवेश का क्वांटीकरण। इसका मतलब हो गया जो आवेश होता है ना वो भी क्या होता है, फिक्स्ड अमाउंट में होता है। इसका ये मतलब हो गया। जैसे नहीं होता है कि अगर हम लोग मान लेते हैं कि दुकान जाते हैं तो दुकान से कभी हम बोलते हैं कि आप भैया आप 2.5 पेन दे दो, 3.5 पेन दे दो, 2.25 पेन दे दो, ऐसा कभी बोलते हैं, नहीं बोलते ना। क्योंकि जो पेन है ना वो एक क्वांटाइज है। पेन क्वांटाइज का मतलब फिक्स्ड अमाउंट में है, किसमें, फिक्स्ड अमाउंट में। 2 पेन, 10 पेन, 50 पेन, 1000 पेन ऐसे ले सकते हैं आप। तो ऐसे ही चार्ज में भी यही है कि चार्ज जो होता है ना वो भी क्वांटाइज होता है। क्या होता है, चार्ज भी क्या होता है, क्वांटाइज होता है। यानी हम ये कह सकते हैं आवेश का क्वांटीकरण ये कहता है कि किसी भी वस्तु पर जो आवेश का मान होता है ना, किसी वस्तु पर जो आवेश का मान होता है वो क्या होता है, एक फिक्स्ड अमाउंट में होता है। किसमें होता है, फिक्स्ड अमाउंट में होता है। या हम ये कह सकते हैं किसी वस्तु पर जो आवेश का मान होता है वो मूल आवेश के पूर्णांक गुणनफल के बराबर होता है। मूल आवेश किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है ना उसको बोलते हैं मूल आवेश। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको बोलते हैं मूल आवेश। तो किसी भी बॉडी पर, किसी भी वस्तु पर जो आवेश का मान होता है वो इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणांक के बराबर होता है। बस यही आवेश क्वांटीकरण का सिद्धांत। मतलब ये कह रहा है कि ये मान लो कि कह रहा है किसी भी वस्तु पर जो चार्ज है Q वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणांक के बराबर होता है, पूर्ण गुणज होता है। बस ऐसे ही बोल सकते हो। या ये कहते हैं कि किसी भी वस्तु पर जो आवेश का मान होता है वो मूल आवेश के पूर्णांक गुणनफल के बराबर होता है। ये आवेश क्वांटीकरण का सिद्धांत है। जहाँ पर n क्या है, एक पूर्णांक गुणांक है जिसे हम इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कह सकते हैं, पूर्णांक गुणज, पूर्णांक संख्या बोल सकते हैं। n क्या, पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर है। n क्या, इंटीजर नंबर। और n की वैल्यू क्या होगी, है ना। आप n की वैल्यू को रख सकते हो 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे, है ना। अब यहाँ पर तो अब यहाँ पर क्या देखिए, n को हम रख सकते हैं ये सब। अब इसके बाद क्या देखिए, n में हम यहाँ पर n की वैल्यू को हम मतलब चार्ज की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, चार्ज ये Q बराबर n ही होता है। यानी कि एक बात आपको याद रखनी, क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो कि फिक्स्ड अमाउंट में हो। यहाँ पर आवेश का क्वांटीकरण है तो यानी कि आवेश हमेशा फिक्स्ड अमाउंट में ही अवेलेबल होता है, यानी कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा। और क्या बोल सकते हो, वही फ्रैक्शन में नहीं होगा कभी भी। तो Q बराबर, अब जैसे देखिए Q बराबर हम ये कह सकते हैं कि +-1 E मिल सकता है, +-2 E, +-1000 E, ऐसे, है ना। ये अवेलेबल रहेगा। जबकि कभी भी ये नहीं होगा, कभी भी +-1.5 E, है ना, +-2/5 E, इस टाइप का ये नहीं, ये सही है, ये नहीं होगा। मतलब चार्ज कैन नेवर बी इन फ्रैक्शनल, कभी भी नहीं हो सकता है, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, ठीक है। चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ये बात याद रखनी है। तो चलिए अब इसका यहाँ पर हम बता रहे हैं क्या है, देखिए एक बार हम ऐसे पढ़ के बताते हैं। क्या किसी बॉडी पर आवेश का मान मूल आवेश किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है का पूर्ण गुणक होता है, वही हो गया। यानी कि Q बराबर n। चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज एग्जिस्ट इन द इंटीजर मल्टीपल ऑफ ऑर्नामेंटल चार्ज, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम, है ना। आप कह सकते हो n को क्या है, n इंटीजर नंबर है, वेयर +-1 E, +-2 E, +-3 E है। तो यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू मैंने बता ही दिया कि +-1 E, +-2 E, +-3 ऐसे चलेगा इलेक्ट्रॉन, है ना। कभी भी ये नहीं हो सकता, 1.5 E नहीं हो सकता, 2/5 E नहीं हो सकता, -4.3 E नहीं हो सकता। ये कैन नेवर बी फाउंड, ये नहीं पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए एक एग्जांपल है, कह रहे कि क्या 4 × 10⁻17 कूलम आवेश किसी बॉडी को दिया जा सकता है। हाँ, अब इसको चेक करना है। अगर मान लो तो अगर यहाँ पे चार्ज दिया है ना, हमें अगर n का मान क्या निकल जाए, पूर्णांक संख्या निकल जाए, तो हम बोलेंगे कि यस इट कैन बी गिवन ऑन अ बॉडी। किसी भी बॉडी पे ये दिया जा सकता है, दिस चार्ज कैन बी गिवन ऑन अनदर बॉडी, मतलब किसी भी बॉडी पे दिया जा सकता है। तो चलिए हम यहाँ पे चेक करते हैं क्या दिया है, 4 × 10⁻17 कूलम चार्ज दिया ना, Q का मान दे दिया 4 × 10⁻17 कूलम आवेश की बने। अब इसे हमें चेक करना है, तो फॉर्मूला हमें पता है। आवेश के क्वांटीकरण से Q बराबर क्या होता है, n × E। एक बात याद रखनी, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक है। चलिए अब देखिए Q बराबर n ही हमें n निकालना है, तो n इक्वल टू क्या होगा, इधर भेज देते हैं Q/E। Q की वैल्यू कितनी है, Q की वैल्यू है Q × 10⁻17 और E की वैल्यू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है, इतना। चलिए अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ से पॉइंट उड़ाते हैं, तो क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा ऊपर में, 40/16। यहाँ पे क्या हो गया, 10 की पावर -17, ये 19 जाएगा, तो कितना हो जाएगा, -17 प्लस 19 कितना हो जाएगा, 40। एक यहाँ पे देखिए कितना हो गया, 40/16
ये कितना हो गया 10 की पावर 2। यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो गया 40, 4 पे 2 जीरो बटे में 16, इसको आप डिवाइड कर दीजिए। 16 दूनी 32, 8, 80, 16 पंचे 80, 250, यानी 250 क्या पूर्णांक संख्या, 250 क्या पूर्णांक संख्या। अगर पूर्णांक संख्या है तो चार्ज, इसका मतलब है n का मान अगर पूर्णांक संख्या आ गया तो समझ लीजिए कि वो किसी भी वस्तु पर ये चार्ज यानी कि Q बराबर 4 × 10⁻17 कूलम चार्ज दिया जा सकता था। लेकिन अब सुनो, अगर यहीं पे मान लो कि अगर हमारा आ जाता 2.5 या 5/6, तो हम बोलते कि ये चार्ज कभी भी उस बॉडी को दिया नहीं जा सकता, किसी दूसरी बॉडी को। तो याद रखना, अगर पॉइंट में आ जाता तो नहीं दिया जा सकता था, लेकिन अगर वो पूर्णांक संख्या में आ रहा है तो इसका मतलब वो चार्ज किसी भी वस्तु पे दिया जा सकता है। ये बात हुआ इसका मतलब। तो यहाँ पे देखिए वही लिखा हो, यहाँ पे देखिए हम जानते हैं Q बराबर n, यहाँ से सॉल्व किया, n की वैल्यू कितनी है 250, जो कि क्या है पूर्णांक संख्या है। तो अब एक देखिए इसमें लिखा हुआ है, अतः 4 × 10⁻17 कूलम आवेश किसी बॉडी को दिया जा सकता है। ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट में क्या देखिए दिख रहा होगा आपको, क्या लिखा हुआ है मेथड्स ऑफ चार्जिंग, आवेशन की विधियाँ। चलिए इसको समझाते हैं, फिर उसके बाद चलेंगे कल कूलम्स लॉ बताएंगे। ठीक है, तो चलिए आवेशन की विधियाँ है ना, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो अब इसी ये क्या होता है 3 तरीके। चलिए यहाँ पे समझाते क्या लिखे, मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ पहले। क्या आवेशन की विधियाँ 3 तरह की होती है। क्या है, पहला है चार्जिंग व फ्रिक्शन, मतलब घर्षण द्वारा। दूसरा है चार्जिंग व कंडक्शन। तीसरा है चार्जिंग व इंडक्शन। तीसरा है क्या चार्जिंग व इंडक्शन। तो अब देखिए चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, घर्षण द्वारा, चालन द्वारा और प्रेरण द्वारा आवेशन। तो पहला पढ़ते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में क्या होता है, मैं ऐसे ही समझा दे रहा हूँ। हमारे पास मान लो कि दो न्यूट्रल बॉडी है। दो न्यूट्रल बॉडी को क्या करते हैं हम आपस में रब कराते हैं। तो जब रब कराएंगे तो रब कराने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से दोनों बॉडी बराबर एवं विपरीत आवेश उपस्थित हो जाता है। जैसे हम ये पेन है ना, इस पेन को हम क्या करते हैं, अभी न्यूट्रल है, इस पेन को हम क्या करते हैं बाल में रब करते हैं, तो ये पेन क्या होता है चार्ज हो जाता है। हो सकता है इस पे नेगेटिव चार्ज हो गया हो या इस पे पॉजिटिव चार्ज हो गया हो, पर ये क्या हो गया चार्ज हो गया। तो वही है फ्रिक्शन द्वारा चार्ज करने का मतलब होता है दो वस्तु को कॉन्टैक्ट में रखते हैं, दो न्यूट्रल बॉडी को है ना, बिल्कुल स्पर्श कराते हैं और उसके बाद उसको रब कराते हैं, मतलब रगड़वाते हैं। जब स्पर्श कराने मतलब रगड़वाने से क्या होता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, जिसकी वजह से दोनों बॉडी क्या होता है चार्ज हो जाता है। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल समझा दे रहा हूँ। जैसे देखिए ये भी और ये भी दोनों न्यूट्रल बॉडी है। मान लेते हैं इस पर 3 + 3 है, ये भी न्यूट्रल है। और यहाँ पर मान लेते हैं 4 + 4 है, तो ये भी न्यूट्रल है। ये दोनों अभी अनावश्यक वस्तु है ना, अनचार्ज ऑब्जेक्ट है। इसको मैं चार्ज करना घर्षण द्वारा। घर्षण का मतलब क्या, दोनों को टच कराना। क्या कराना, ऑन टचिंग। क्या करते हैं, ऑन टचिंग। ये ऑन टच कराने के बाद क्या करते हैं, उसको रब करवाते हैं। क्या करवाते हैं, रब। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं ऑन रबिंग। रबिंग मतलब रगड़वाना। तो रब कराने पे क्या होगा, हम मान लेते हैं इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया। इसमें से कितना इलेक्ट्रॉन आ गया इसमें, अभी देखिए इस पर कितना प्लस है, 3 प्लस है और 3 माइनस है। तो अभी टोटल चार्ज कितना है 0। इस पर कितना 4 प्लस है और 4 माइनस, टोटल चार्ज कितना है 0 है। अब कह रहे हैं इसमें से हमने मान लिया कि यहाँ से कितना इलेक्ट्रॉन आ गया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 माइनस इसमें आ गए। तो अभी आप बताइए, जब इसमें से 2 माइनस इसमें आ गया, रगड़ने पे ये भी हो सकता है इसमें से भी इलेक्ट्रॉन जा सकता है, इसमें से इसमें इलेक्ट्रॉन आ सकता है। तो हमने मान लिया कि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया। देखिए बताइए 3 पहले से था, माइनस 2 और माइनस आ गया, तो 5 माइनस हो गया ना, प्लस तो 3 ही था, अब 5 माइनस हो गया। तो बताइए अब इस पर कितना चार्ज हो गया, 3 + 5 माइनस, तो 2 माइनस बचा ना, पहले तो 0 था, अब 2 माइनस बच गया ना। अब एक चीज़ देखिए यहाँ से 2 माइनस चला जाएगा, तो 4 प्लस 2 ही माइनस बचेगा ना, 2 माइनस। अब यहाँ पर बताइए कितना बचा, तो 2 प्लस बचा ना। तो यहाँ से जितना ट्रांसफर हुआ चार्ज, यानी कि 2 माइनस गया तो यहाँ पे 2 प्लस आ गया, यानी बॉडी बिकम्स चार्ज ऐसे। तो बस ये हो गया कि याद रखना है कि घर्षण द्वारा कैसे चार्ज होता है कि 2 अनावेशित यानी कि 2 अनचार्ज ऑब्जेक्ट को क्या किया जाता है, आपस में रब कराया जाता है। रब कराने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से बराबर एवं विपरीत आवेश दोनों वस्तु पर आरोपित हो जाता है ना। दोनों वस्तु पर क्या होता है, आरोपित मतलब अपीयर्स हो जाता है, प्रकट हो जाता है, बराबर एवं विपरीत आवेश होता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण। तो वही देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने से इनके मध्य इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण ये वस्तु आवेशित हो जाती है, दोनों वस्तुओं पर बराबर विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। वही लिखा है, देखिए दोनों को टच करा, ऑन रबिंग है, एग्जांपल के थ्रू समझा दिया गया। अब देखिए नेक्स्ट है चार्जिंग व कंडक्शन, चालन द्वारा आवेशन। चार्जिंग व कंडक्शन में क्या होता है कि एक अनचार्ज वस्तु को चार्ज वस्तु से चिपकाया जाता है, टच कराया जाता है। चार्ज वस्तु को जैसे टच कराया जाता है, मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, देखिए समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है। चार्जिंग बाय कंडक्शन वाला एग्जांपल है, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चालन द्वारा आवेशन। तो इसमें क्या होगा देखिए,
चालन द्वारा आवेशन है। इसमें क्या होता है, एक हमारे पास अनचार्ज है, एक हमारे पास चार्ज है, ये अनचार्ज है, ये क्या अनचार्ज। अनचार्ज का मतलब क्या होता है, प्लस माइनस बराबर है, ठीक है। और ये चार्ज है, चार्ज का मतलब क्या होता है, या तो इसमें प्लस होगा या तो माइनस होगा। तो मान लेते हैं ये प्लस है। अब होगा क्या, ये जो पूरा ये क्या चार्ज है, क्या चार्ज है। तो अगर ये चार्ज है तो ये आपस में, अब देखिए बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज है। अब ये क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। क्या करेगा, रिपेल करेगा। देखिए पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करता है, रिपेल करता है, यानी विकसित हो रहा है, यानी कि एक दूसरे से दूर भागना चाह रहा है। क्या हो रहा है, दूर भागना चाह रहा है, लेकिन दूर भाग नहीं पा रहा है। क्यों नहीं भाग रहा है, क्योंकि इसको रास्ता नहीं है। अब हम क्या करते हैं, अनचार्ज इसको हम क्या करते हैं, इससे टच करा देते हैं। क्या करा देते हैं, टच। जैसे ही टच कराएंगे ना, जैसे ही टच कराएंगे तो क्या होगा, कुछ प्लस निकल करके इसमें आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर सब एक दूसरे के, जितने इसके अंदर प्लस था ना, सब एक दूसरे को धक्का मार रहा था, सब एक दूसरे को रिपेल कर रहा था, सब एक दूसरे को क्या करता, रिपेल कर रहा था। लेकिन इसको भागने का रास्ता नहीं मिल रहा था ना। तो अब रास्ता मिल गया, जैसे इसको टच कराए तो कुछ रास्ता, मतलब यहाँ पे रास्ता मिल गया। अब क्या करेगा, कुछ प्लस इसमें जा, इसमें चला जाता है, कुछ प्लस क्या होता है, इसमें चला आ गया, एक तरह से चला गया, मतलब ऐसा कुछ हो जाएगा। जैसे इसको हमने टच कराया तो कुछ प्लस इसमें भी रह जाएगा और कुछ प्लस इसमें भी आ जाएगा। ऐसा नहीं कि सबका सब चला जाएगा, सबका सब तो जा नहीं सकता है। कुछ जैसे ही प्लस जाएगा उसके बाद ये क्या करेगा, ये भी इसको क्या करेगा, जो उधर से आएगा तो रिपेल करेगा, तो फिर आने नहीं देगा, है ना। आप दोनों को अलग कर दो, तो जैसे अलग करोगे तो देखिए इस पर भी कुछ प्लस रह जाता है और इस पर भी प्लस आ गया, है ना। माइनस भी हो सकता है इसको, अगर ये माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस वाला हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन में बस वही है कि कैसे चार्ज करते हैं, एक चार्ज वस्तु को एक अनचार्ज वस्तु के संपर्क में लाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो अनचार्ज वस्तु भी क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। तो बस यहाँ पे देखिए, पढ़ लीजिए एक बार, क्या चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन में क्या है कि किसी, क्या लिखा है, किसी आवेशित चालक को किसी अनावेशित चालक के संपर्क में लाने पर अनावेशित चालक आवेशित हो जाता है। किसके कारण, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण। बस ये बात है। तो ये क्या, देखो ऑन टचिंग, ये चार्ज है और ये अनचार्ज है। तो जैसे ही ये चार्ज वाला उस पर सटा तो कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, तो ये चार्ज हो गया। बस यही है। अब तीसरा है चार्जिंग बाय इंडक्शन, प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है कि किसी वस्तु को बिना टच किए चार्ज करने की प्रक्रिया, उसको बोलते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, किसी वस्तु को बिना छुए चार्ज करने की प्रक्रिया क्या होता है, प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है, ठीक है। अब इसको मैं एग्जांपल समझाता हूँ, फिर इसके बाद मैं इस आज की जो लेक्चर है यहीं पे खत्म करूँगा, क्योंकि 25 ऑलरेडी 30 मिनट के करीब पहुँचने वाला है लेक्चर, ठीक है। इसके बाद मैं पढ़ाऊँगा क्या कहते हैं, कूलम्ब्स लॉ। चल देखिए, अब यहाँ पे एग्जांपल समझाते हैं। प्रेरण द्वारा आवेशन में क्या है, पहला स्टेप लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास ये अनचार्ज है, ये क्या है, अनचार्ज बॉडी है, अनचार्ज है, ठीक है। जब अनचार्ज है तो अब क्या होगा, अनचार्ज का मतलब क्या है, जितना प्लस उतना माइनस। मान लो कि यहाँ पे 4 प्लस 4 माइनस है, ये अनचार्ज है। और हमारे पास एक चार्ज वस्तु है, मान लीजिए चार्ज है, तो ये चार्ज है। अब हम क्या करते हैं, देखिए इसको हम बिना टच किए चार्ज करेंगे इसको। तो हम क्या करते हैं, इसको इसके पास ले जाते हैं, क्या लाते हैं, पास ले जाने पर, चार्ज वस्तु को अनचार्ज वस्तु के पास ले जाने पर, तो पहला स्टेप हो गया, पास ले जाएंगे इसको। जैसे पास ले जाएंगे तो अब देखिए यहाँ पे पास आ गया, तो यहाँ माइनस है। तो जैसे इसके पास आएगा तो इसके प्लस, इसके अंदर जो प्लस है उसको क्या करेगा, ये माइनस खींच लेगा अपनी तरफ। और इसके अंदर जो माइनस है, देखिए ये माइनस इसके प्लस को आकर्षित कर लेगा, और इसके अंदर जो माइनस है उसको क्या करेगा, विकर्षित कर देगा, तो वो इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, एक तरह से पोलराइज हो गया। क्या हो गया, पोलराइज। इसको बोलते हैं ध्रुवीकरण, चार्ज का सेपरेशन। जब चार्ज का सेपरेशन क्या कहलाता है, पोलराइजेशन कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस का अलग हो जाना, क्या बोलते हैं, ध्रुवीकरण कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे माइनस अलग हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, मान लेते हैं इसको हमने कर दिया अर्थ। क्या कर दिया, अर्थ, वही अर्थिंग जिसको बोलते हैं ना, अर्थ कर दिया, भूतरित। तो जैसे अर्थ करेंगे तो अर्थ में बोला जाता है कि अर्थ क्या है, अर्थ तो है ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, महासागर है इलेक्ट्रॉन का। उसके अंदर अगर मान लीजिए ऑलरेडी इतना इलेक्ट्रॉन है, कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें से और चला भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखिए ये माइनस, ये जो माइनस था इस प्लस को तो खींच के रखा हुआ था, लेकिन ये माइनस इस प्लस को विकर्षित कर रहा था। अब क्या होगा, जैसे इसको अर्थ करते हैं तो जैसे अर्थ करने से क्या होता है, ये जो माइनस है ना वो कहाँ आ जाता है, अर्थ में आ जाता है। क्या आ जाता है, कहाँ आ जाता है, अर्थ में आ जाता है। अभी इसको हटाना नहीं है, अभी ये माइनस इस प्लस को पकड़ के रखा है, लेकिन ये माइनस कहाँ चला गया, अर्थ में। टच जैसे अर्थ किए तो वायर के थ्रू ये क्या हो गया, अर्थ में चला गया, ये नेगेटिव चार्ज। अब क्या बचा यहाँ पे, देखिए ये माइनस है और यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ प्लस बचा, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको हटा लेते हैं। जैसे हटाएंगे इसको, इस चार्ज बॉडी को हटाएंगे तो इसमें क्या बचेगा, सिर्फ प्लस बचेगा और ये ऐसे फैल गया, तो ये क्या हो गया, चार्ज हो गया। तो ये होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन, प्रेरण द्वारा चार्ज। प्रेरण द्वारा चार्ज में क्या होता है, हम यहाँ पे प्लस भी ले सकते हैं, प्लस लेंगे तो उल्टा बन जाएगा, है ना। आप अपने से एक बार पढ़ना, एक बार पूरा इसको, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगले लेक्चर में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ कूलम के नियम, है ना। और कूलम के नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का अच्छा मतलब टॉपिक है। तो अगले लेक्चर में मैं पढ़ाऊँगा, एक बार आप इसको देख लीजिए। तो क्या देखिए, प्रेरण द्वारा ये तो हो ही गया, है ना। वो एग्जांपल यहाँ पे बता दिए, अर्थ किया करने पे क्या होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन नीचे से चला जाता है और ये बॉडी बिकम्स चार्ज, ठीक है। तो एक बार देखिए, एक बार आप शुरू से देख लीजिए इसको, है ना। तो ये था हमारा, इसको भी एक बार आप देख लीजिए। आवेशन की क्वांटिटी याद रखना है कि क्वांटाइजेशन चार्ज का फॉर्मूला क्या, Q = NA, है ना। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
बाकी ये देखिए, और उसके बाद इधर ये हो गया आवेशन की विधि। 3 तरीके की चार्जिंग होती है, चार्ज करने की 3 तरीका है, वो इसमें लिखा दिया गया है। ठीक है, अब अगले लेक्चर में मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए बाय।